अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो मेरा बेटा, खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर के स्टूडेंट का विजन है। मैं असगर खान आपके लिए लेकर आया हूं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हर चैप्टर का वन शॉट क्विक रिवीजन, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन के बारे में। उम्मीद है कि अभी तक 10 चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, उसके एमसीक्यूज, क्रिटिकल क्वेश्चंस और इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल और इसके गैस पेपर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने फॉलो कर लिया होगा। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं हमेशा कि कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने व्यूज को शेयर करो कि आपको इस लेक्चर से कितना फायदा हो रहा है। स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। आज क्योंकि हम लोगों ने ऑसिलेशन के बारे में बात करना है, तो एज ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे ना। तो एमसीक्यूज में हमारे पास क्या है मेरा बेटा, पहला सवाल, और योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो क्या, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड। मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें सर्कुलर, लीनियर, एसएचएम ऊपर ही गिवन है और नन ऑफ दीज। इसमें देखोगे तो आपको मास स्प्रिंग सिस्टम वाली बात याद होगी, इलास्टिक, ठीक है। तो ये हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वाली बात, तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर 2 में कुछ इस तरह से है कि एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस एसएचएम, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, तो पहले सुनो। अगर मैं आपसे मीन पोजीशन पर बात कर लूं, अगर मैं आपसे एक्सट्रीम पोजीशन पर बात कर लूं, तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में यहां पर मीन पर x0, यहां पर x एम्पलीट्यूड x0 या a0 के बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे बेटा, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और इसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन में 0 हो जाती है और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर। ओके, सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। इस पर थोड़ा सा मैं टाइम लगा रहा हूँ जानबूझकर, ताकि इस जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आएंगी तो मैं यहीं से हवाला दे दूंगा आपको। फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्स हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है किसके मेरे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, मैक्सिमम की बात हो रही है। और यहाँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्स के बराबर। ओके, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ कि यहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है और यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, 0। जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, टोटल काइनेटिक मैक्स के बराबर। जहाँ वेलोसिटी 0 वहाँ काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, टोटल पोटेंशियल मैक्स के बराबर। आसान अल्फाज में इट इज व्हाट वी हैव, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्स विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सबके लिए एक जैसा मसला ही हल कर दिया आपके लिए। तो ये कंडीशन तो आपके पास आ गई मेरा बेटा। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बारे में बात हो रही है, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी और मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑब्वियसली मीन पोजीशन की बात हो गई, राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 3 में मेरा बेटा कि एमसीक्यूज नंबर 3 में द वैल्यू ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ की सूरत में आता है, वो माइनस के एक्स के बराबर होता है, राइट ऑप्शन इज बी। ओके ना। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर 4 पे हमारे पास कुछ यूं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट एसएचएम। इनमें से कौन सा एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, हैंगिंग स्प्रिंग करेगा, बैलेंस व्हील, बिल्कुल हमारे पास इस कंडीशन में देखोगे व्हील ऑफ ऑटोमोबाइल, और उसके बाद स्ट्रिंग वायलिन। अब बहुत सारी चीजें मैं यहीं पे तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ। वायलिन के लिए ये बिल्कुल होगा,
व्हील वाली कंडीशन क्या है और उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो व्हील ऑफ द ऑटोमोबाइल ये हमारे पास क्या होता है, ये नहीं करेगा एसएचएम परफॉर्म, क्या बैलेंस व्हील हमारे पास बिल्कुल कर रहा होगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास स्प्रिंग का वायलिन और कुछ गिटार सितार वाला देखा होगा ना यार उसमें, तो उसमें जब उसको प्ले करते हैं तो वो जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नॉट वाली बात हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों 5 में इस तरह से द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, ओके ना। उसके बाद व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ द मून इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है और टाइम है 1 सेकेंड के लिए, तो 1 सेकेंड का टाइम है हमारे पास है। अगर 1 सेकेंड का टाइम है अर्थ में 1 सेकेंड का टाइम है, तो सुन लो पहली बात, जी एम जो है 1/6 ऑफ जी ई है, ओके। सिमिलरली अगर मैं टाइम ऑफ मून के बारे में बात करूँ, सॉरी अर्थ मून निकालना है, टाइम ऑफ अर्थ 1 सेकेंड गिवन है। अब अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में बात कर लूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 अंडर रूट मेरे बच्चों एल अपॉन जी, जी और टी के दरमियान में अगर मैं मून के लिए लिखूं और ये इस तरह ऐसे हो जाए तो अंडर रूट ऊपर जी ई नीचे जी एम। अब जी एम की वैल्यू ये रख दो, जब जी एम की वैल्यू ये रख दोगे तो टी एम अपॉन टी ई, इस कंडीशन में अगर देखोगे तो अंडर रूट जी ई 1/6 ऑफ जी ई से जी ई कैंसिल अंडर रूट 6 और इसकी वैल्यू क्योंकि 1 है तो सिंपल टी एम इज इक्वल टू अंडर रूट 6 और इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चों राइट ऑप्शन इज सी। ठीक हो गया, तो एक कंडीशन तो हमारे पास यहां तक आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा अगला एमसीक्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इफ द मास ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिप्लेसेस ओके बाय अनदर बॉब ऑफ डबल द मास बट द सेम साइज इट्स टाइम पीरियड, साइज सेम का मतलब है रेडियस चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है तो रिमेन सेम हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 7 में कुछ यूं है मेरा बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t के, तो अगर 1/2 रखोगे तो 0.5 और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों नाउ अगला एमसीक्यू हमारे पास नंबर 8 में कुछ इस तरह से मेरे बच्चों कि इफ द बॉब ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज सडनली डिटैच्ड फ्रॉम द स्प्रिंग एट इट्स मीन पोजीशन इट्स पाथ विल बी। अब गौर से सुनो, एक पेंडुलम है, इसको ऐसे रखा गया, यहां से इसको ऐसे मूव कराया गया, ऐसे ये मूव कर रहा है, मीन पोजीशन से अगर ये डिटैच हो जाए, डिटैच का मतलब है कि ये बॉब इस स्प्रिंग से खुल जाए तो फिर ये कैसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा मेरे बच्चों? पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या मेरा बेटा? सी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 9 में गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी होता है बेटा, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इसका रेसिप्रोकल देख लूं f इज इक्वल टू 1/t मीन्स 1/2 अंडर रूट g अपॉन एल हो जाएगा और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चों सी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेरा बेटा, तो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी वाली बात में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ बी एंड सी होगा, राइट ऑप्शन इज डी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 के बारे में बात करता हूं मेरे बच्चों, और 11 में कुछ इस तरह से है कि फॉर अ पेंडुलम मोशन रिस्टोरिंग फोर्स पेंडुलम में क्या होता है? एक हमारे पास अगर मैं कंडीशनली तौर पर बोलूं तो एयर रेजिस्टेंस है
अप्लाइड फोर्स है, ग्रेविटी है, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो एक पेंडुलम इस तरह, तो ग्रेविटी वाली बात और एयर रेजिस्टेंस वाली बात, तो ग्रेविटी वाली बात मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही वो एट द एंड मीन पोजीशन पर आकर रुकेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हाट वी हैव बी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा एमसीक्यूज नंबर 12 में कुछ इस तरह से है कि 12 में हमारे पास एक कंडीशनली तौर पर सवाल में क्या बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज मैक्सिमम एट, ये बात हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया है कि वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। नेक्स्ट 13 में द वेव फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक ऑब्जेक्ट का जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका वेव फॉर्म होता क्या है, तो वो बेसिकली वेव फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो एक साइन वेव बनाता है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी हो जाएगा। देखेंगे अगली कंडीशन हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन एसएचएम, इन होना चाहिए, इन एसएचएम इज, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, तो आम तौर पर अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो मीन एक्सट्रीम पे देखोगे, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम, इन दोनों के दरमियान में कहीं काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो रहा होगा, कहीं पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो काइनेटिक कम होगी, लेकिन तमाम पॉइंट पर टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 15 है मेरा बच्चा, और 15 में द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था, दिस टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी एक्स नॉट स्क्वायर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो एक्स नॉट एम्पलीट्यूड कहलाता है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट ऑप्शन इज बी। स्क्वायर नॉट स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा, इसका राइट ऑप्शन इज बी होगा, रूट नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मींस एफ अपॉन एक्स, दिस इज व्हाट वी हैव स्प्रिंग कांस्टेंट के, एंड द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला सवाल हमारे पास कुछ यूं है, आ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो देखोगे हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल के मुताबिक x बराबर है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मीन्स एक्स नॉट अपॉन टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स नॉट अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ कॉस ओमेगा टी, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, कॉस यहाँ पर आएगा 1/2 हो जाएगा, ये ओमेगा और ये टी, कॉस इनवर्स 1/2 मीन्स 60 डिग्री, ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू मेरे बच्चों स्मॉल टी, ओके ना। अब अगर इसको मैं बात करूंगा तो ये π/3 2 π/t इंटू टी, अच्छा टाइम पीरियड आपके पास t गिवन है पहले वाला, तो t को तंग नहीं करो, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल T, 2 3 6 और ये स्मॉल t, t/6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट वन हो गया। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों देखोगे अगला एमसीक्यूज हमारे पास 18 में कुछ यूं है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेम कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल वाली बात हो गई। अब अगर इसमें मैं तुमसे डिस्कस करूं तो लेंथ वाली बात तो बिल्कुल नजर आ रही है, ओके ना, और यहां पर ग्रेविटी की कंडीशन नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ओके ना। तो अभी 18 होगा, हो जस्ट 18। नेक्स्ट बेटा अगला 19 एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 19 में डिस्कस करूं, एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0, वहां पे पोटेंशियल मैक्स हो जाता है, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मेरा बेटा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव
डी। ओके ना मेरे बच्चों, तो ये था हमारे पास एक MCQs का सेक्शन जिसमें हम लोग ने जितने MCQs को डिस्कस किया। ये ऑलमोस्ट, अभी मैं पिछले कमेंट्स को थोड़ा सा पढ़ रहा था तो कुछ बच्चों ने कहा भी कि सर पास ईयर क्वेश्चन को भी देखा करें MCQs न्यूमेरिकल के लिए, तो वहाँ पे मैंने कमेंट्स भी किया। अभी मैं लेक्चर में बता देता हूँ कि आपको कि ये जितनी भी MCQs मैं आपको करा रहा हूँ इसके साथ साथ न्यूमेरिकल हैं, ये 90% 95% पास पेपर से रिलेटेड ही हैं। ठीक हो गया। आप अगर पिछला पास पेपर उठा के देखोगे 30 ईयर्स 20 ईयर्स, अच्छा बुक चेंज हुई है लेकिन बुक के कंटेंट चेंज नहीं हुए तो परेशान नहीं होना। तो आपके जहन में बात आ रही होगी कि सर पिछले साल बुक चेंज हुई है और सर अभी आप बोल रहे हैं कि पिछले 30 ईयर्स 40 ईयर्स के पेपर उठा के देखोगे तो तुम्हें ये सब सवाल मिलेगा। भाई मिलेगा, टॉपिक वही है, परेशान नहीं हो। और मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं, एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, तो अच्छी तरह कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑलवेज मेरे बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करना होता है चैप्टर के मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन को। तो उसमें एक दफा देख लोगे तो एक मास स्प्रिंग सिस्टम मुझे इस साल लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक ये, ठीक, वेलोसिटी वाली बात हो गई और सरकमफेरेंस प्रोजेक्शन क्यू वाली बात हो गई। तो इन सब सवालात को बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे। ये वो सब सवाल हैं जो लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए आपके पास ग्राफ भी आ सकता है और फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस वगैरह की कंडीशन भी एक दफ़ा ज़रूर 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 देख लीजिएगा, ठीक है। और एसएचएम को 3 तरीके से प्रूव किया गया, एक मास स्प्रिंग सिस्टम, दूसरा रिलेशन बिटवीन यूसीएम एंड एसएचएम जिसमें प्रोजेक्शन क्यू पड़ा होगा, और तीसरा सिंपल पेंडुलम है। कहा यह जा रहा है कि पेंडुलम इस साल नहीं आएगा, रिड्यूस हो चुका है, लेकिन मैंने अब तक कोर्स में भी पढ़ाया, यहाँ पे भी मैं सवाल इसलिए करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा, ठीक है। 2 पेपर बनता है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे मेरे बेटा, अब हमारे पास आता है क्या, हमारे पास ऑसिलेशंस में ही न्यूमेरिकल का पोर्शन आता है। अब न्यूमेरिकल में क्या है बेटा, अब न्यूमेरिकल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg attached to the spring is displaced from its mean equilibrium position and release if the spring constant is this, टाइम पीरियड निकाल लो। तो इस कंडीशन में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मेरे बच्चों, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ ना मेरा बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा जी मेरे बच्चों, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ ना मेरा बेटा, तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास इस कंडीशन में सबसे पहले मैं मास के बारे में बात करता हूँ। मास क्या है मेरे बच्चों, देखोगे तो मास m इज इक्वल टू 0.5 kg, ओके ना। तो पहली कंडीशन तो तुम्हारे पास ये आ गई। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं ना मेरा बेटा, तो इसी में आपके पास अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट k को देखोगे तो ये 50 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा मेरे शहजादों, क्या कहते हो। अगली कंडीशन अगर मैं तुमसे डिस्कस करूंगा तो मेरे पास अब जो सवाल के मुताबिक है वो कुछ यूं है कि टू फाइंड में, अच्छा कुछ चीजें मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ूंगा, साथ साथ छोड़ूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक हो गया। चले भाई, चले। तो मेरे पास एक टाइम पीरियड है और दूसरा फ्रीक्वेंसी है, ओके ना। अब आप जब सॉल्व करने गए ना मेरा बेटा, तो टाइम पीरियड के लिहाज से अगर मैं बात करूं, भाई मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं लेकर आया हूँ, लेकिन जहां जहां कैलकुलेशन का ऐसा मामला आएगा तो मैं आपके ऊपर भी छोड़ूंगा। जैसे एक से ज्यादा चीज अननोन है, तो पहले मैं हेडिंग बना देता हूं किसकी मेरे बेटा, टी की। तो टी इज इक्वल टू 2π√L/G, ओके। हो नॉट अ पेंडुलम, इट इज व्हाट वी हैव मास स्प्रिंग सिस्टम, देयरफॉर इट इज m/k, ओके। तो m/k में रख लोगे। इसी कंडीशन में अगर मैं आप जैसे ज़हीन बच्चों के लिए हेडिंग बना लूँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का एक तरीका ये है कि पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, नहीं तो f इज इक्वल टू 1/t से निकाल लेना यार। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लोगे और वैल्यू पुट करोगे तो 3.142 इंटू अंडर रूट मास की जगह 0.5/50 सॉल्व कर लेना मेरे बच्चों। आंसर तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, इसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो एक कंडीशन आई, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 पर बात कर रहे थे। अगर मैं इसी में न्यूमेरिकल नंबर 2 पर बात करूं, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 पे अगर हम लोगों ने डिस्कस करना हो तो आप 15 kg ब्लॉक is suspended by a spring of spring constant this, मतलब k गिवन हो गया, ओके। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड ब्लॉक डिस्प्लेस होता है इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज।
अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये काम आप कैसे करेंगे मेरे बच्चों? तो हैविंग दिस डाटा, अगेन डाटा में मास गिवन है और वो कितना है मेरे बच्चों? 15 kg। दूसरी कंडीशन हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये है मेरे बच्चों 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 और ये न्यूटन पर मीटर। ओके ना? फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, एफ निकालना है। अब इस फ्रीक्वेंसी के लिए जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसके लिए आपके पास क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, अगेन ये हो जाएगा k अपॉन m, नॉट m अपॉन k। ओके ना? क्योंकि ये टाइम पीरियड नहीं है और सवाल में क्योंकि टाइम पीरियड पूछ नहीं रहा, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल हो जाएगा। ओके ना? तो एक कंडीशन ये भी आ गई तुम्हारे पास। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर 3 में क्या है? एमसीक्यूज नंबर 3 में कुछ इस तरह से है कि a simple pendulum है कंप्लीट 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकेंड। ओके, पहली कंडीशन हमारे पास डाटा में गिवन। अच्छा, ये डाटा क्या है मेरा बेटा? तो ये डाटा हमारे पास कुछ यूं है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज इक्वल टू, इट इज व्हाट वी हैव 4 और आपके पास जो टाइम गिवन है वो है 8 सेकेंड। थैंक यू, 8 सेकेंड, थैंक यू। उसके बाद क्या है मेरे बच्चों? फाइंड द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। ओके ना? वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट वी हैव gm इज इक्वल टू 1/6 ऑफ GE। ओके, एक ये वाली बात आ गई। अच्छा, अब मैं इसके लिए आपके पास टाइम पीरियड निकालना है TM। ओके, थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ कहीं। सरफेस, फाइंड द टाइम पीरियड, हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। ठीक हो गया ना? अब अगर मैं सॉल्व करने गया तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून निकाल लेता हूँ और वो क्या होगा? तो पहले मैं बात कर लेता हूँ फॉर टी मेरे बच्चों। पहले तो जमीन वाली बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, पहले लाइन पे यही बात है। तो जमीन पर जो बात हुई तो टाइम पीरियड टी, टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो अब इसके लिए अगर मैं डिस्कस करूं तो ऊपर कितना है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन तुम्हारे पास कितना है बेटा? ऊपर 8 और नीचे 4, TE जो है वो 2 है। चलो, इसका मतलब है सेकंड पेंडुलम है। क्या बात आ गई? ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अब अगर मैं आप जैसे ज़हीन बच्चों के लिए काम कर लूँ, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम भाई? TE इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L अपॉन GE और ऑल्सो TM इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L अपॉन GM। बस ये दोनों। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम अबव इक्वेशंस, ऊपर इक्वेशंस की मदद से TM अपॉन TE अंडर रूट GE अपॉन GM। ओके मेरे बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो शहजादो। TM अपॉन 2 अंडर रूट, ओके, GE अभी एक MCQs में भी आया था यार, क्या कहते हो, है ना? GE से GE कैंसिल, तो सिंपल क्या आ जाएगा? सिंपल TM, ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 6 से, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा? TM इज इक्वल टू 4.93 सेकेंड। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर लेंगे, डजंट मैटर। ठीक हो गया ना? तो ये MCQs नंबर हमारे पास कौन सा था मेरे बच्चों? MCQs नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे MCQs नंबर 4 में, MCQs नंबर 4 में मेरा बेटा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ मून where acceleration due to gravity is 0.167 times that of the surface of earth. Having this data मेरे बच्चों, और डाटा में मैं अगर आपसे बात करूंगा तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड, अच्छा सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मतलब एवरीवेयर 2 सेकंड होता है। आप जमीन पे हो या चांद पे हो, डजंट मैटर, तो परेशान नहीं हो। ये मैं TM लिख देता हूं डायरेक्ट,
ठीक हो गया, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 सेकंड हो गया, ओके। अच्छा, जी एम जो है वो 0.167 टाइम ऑफ जी ई है। अच्छा, इस कंडीशन पे अगर मैं आपसे बात करूं तो लेंथ निकालनी है, तो एल आपने कैलकुलेट करना है, ओके। अब जब मैं आपके लिए सॉल्व करने जाऊं ना मेरे बच्चों, तो मेरे पास टी एम वाली कंडीशन क्या है ये भी सुन लो। दिस टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एम। इसको सेपरेट करते हैं तो टी एम अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी एम, ओके। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने में क्या होगा मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा टी एम अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी एम का स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये टी एम का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी एम। नाउ एल इज इक्वल टू जी एम टी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब देखोगे ये 0.167 जी ई इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 4 और 3.142 का स्क्वायर और 4 से ये स्क्वायर कैंसिल, ये 0.167 इंटू 9.8 और नीचे आपके पास स्क्वायर करना पड़ेगा इसको मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3.142 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा 9.87, ओके। एक ये वाली बात आ गई। अच्छा, नोट करोगे बेटा ऊपर 9.8 मल्टीप्लाई बाई 0.167 डिवाइडेड बाय आंसर। चलो भाई, तो L आ गया, तो ये L है 0.165, इट इज़ व्हाट वी हैव द लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर में, राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास, जज़ाकल्लाह। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों देखोगे न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमारे पास इस तरह से है कि व्हेन द मास, एक हमारे पास व्हेन अ मास m इज हैंग इन अ वर्टिकल स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 6 सेंटीमीटर, ओके ना, डिटरमाइन द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन पुल्ड डाउन अ लिटिल एंड रिलीज। अब सुनना, एक वर्टिकल स्प्रिंग गिवन है ऐसा, ये वर्टिकल स्प्रिंग गिवन है, ओके। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया और फिर रिलीज कर दिया गया। अब इसका पीरियड निकालना है, ये जो स्ट्रेच किया गया वो है 6 सेंटीमीटर, ओके ना। तो मेरे पास डाटा में मेरे बेटा अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो इस डाटा में सबसे पहले x गिवन है और वो x कितना है मेरा बेटा, 6 सेंटीमीटर 0.06 मीटर। नाउ अब अगर मैं इसी के साथ साथ आपसे डिस्कस कर लूं, क्योंकि वर्टिकल है तो आपने निकालना है, आपने निकालना है टू फाइंड में टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए आपने कैपिटल D लिखना है। आप गए मेरे बच्चों कहाँ, आप गए सॉल्व करने। जब आप सॉल्व करने गए ना मेरा बेटा, तो आपके पास इस कंडीशन में होता है क्या मेरा बेटा, तो आपने कहा देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि ये वेट है, ये वेट है W F mg वाली बात हो गई, और ये F इज इक्वल टू kx वाली बात हो गई। माइनस डायरेक्शन का होता है उस वक्त में, गड़बड़ नहीं करनी, ओके ना। तो मेरे पास क्या आएगा मेरा बेटा कि F इज इक्वल टू kx, वेयर एज ऑल्सो इट इज F g इज इक्वल टू mg फ्रॉम अबव इक्वेशन EQN, ओके ना। अब अगर दोनों इक्वेशन से देखोगे तो ये बन जाएगा mg इज इक्वल टू kx, तो ये बन जाएगा हमारे पास m अपॉन k इज इक्वल टू x अपॉन g। सर आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, तो सुनना, मज़े की बात सुनना। मैं इतनी तमीज़ इसलिए बना कि अब आपको ये बात पता है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k होता है। मास स्प्रिंग सिस्टम है ना, हॉरिजॉन्टल है, यही वर्टिकल हो गया। तो अब क्योंकि m अपॉन k x अपॉन g के बराबर है मेरा बेटा, तो दिस टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन g। अब सॉल्यूशन पॉसिबल है,
मजे की बात बताऊं, पास पेपर से रिलेटेड भी देखोगे ना, पास पेपर का ही सवाल है ये, एक्स गिवन होगा, टाइम निकालना, टाइम गिवन होगा, एक्स निकालना, अभी टाइम निकालना, एक्स गिवन है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, पुट करोगे सॉल्व करोगे मेरे बच्चों सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। ये वो कंडीशन थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना था इसके पास पेपर न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से। डीटीपी एज ऑलवेज हम लोगों ने डिस्कस करना होता है हर चैप्टर के एंड में। हर चैप्टर के एंड में क्या करना है मेरे बच्चों, हम लोगों ने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क के लिए देखने होते हैं। तमाम सवालात का अच्छे तरीके से क्या लोगे बेटा, स्क्रीनशॉट लोगे और इसको सॉल्व करोगे। इसके राइट आंसर को कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कर लेना, ठीक हो गया। और चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद क्या करना होता है भाई, क्या करना होता है, चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर मेरे साथ शेयर करोगे कि और मज़ीद मैं नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम, अभी तो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में क्या कर सकता हूँ और मज़ीद इसमें क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो इन सब का मुझे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अभी मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम।